गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को ज्ञात किया था। जैसे कि कोई चालक है, उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण पूरे चालक पे जो बल का अनुभव होता है F = BI/L sin थीटा हमने डिराइव किया था। ठीक है, दैट मीन्स B तो इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र, I मतलब इसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, L मतलब चालक की लंबाई और साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो चालक की लंबाई है उसके बीच का कोण। आज हम एक नया डेरिवेशन करेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे दो धारावाही चालक के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, कल हमने निकाला था किसी एक ही चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी चुंबकीय क्षेत्र का उस चालक पे लगने वाला बल निकाला था। आज हम देखेंगे कि माना एक चालक है आपका AB और दूसरा चालक है CD। दोनों चालक की लंबाई हमने समान ले रखी है और दोनों चालक के मध्य की दूरी L है। ठीक है, चालक AB में हमने धारा I1 प्रवाहित की है और CD में I2 प्रवाहित की है। हमें पता है कि A को AB के अंदर जब धारा प्रवाहित करेंगे तो AB के आसपास इसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसकी दिशा राइट हैंड रूल के हिसाब से कहाँ रहेगी, ऐसे इनवर्ट अंदर की तरफ रहेगी, है ना, इस तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये हमने ऐसा सिंबल बनाया और यहाँ पर अगर नियम लगाएंगे तो उसकी दिशा उल्टी रहेगी इस तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये वाला लगा दिया, एक डॉट एक क्रॉस। डॉट मतलब इनवर्ट अंदर जाती हुई, क्रॉस मतलब बाहर आती हुई। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा हमने बता दी कि इस चालक के आसपास इस तरह बनेगी। अब देखिए कि जब इस चालक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होगी जिसका प्रभाव चालक CD पर भी पड़ेगा। मतलब इस AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल CD पे लगेगा और CD के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र का बल इस चालक पर भी लगेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या बल का प्रभाव डालता है और इसका चुंबकीय क्षेत्र इस पे क्या बल का प्रभाव डालता है, दोनों के बीच का बल हमें निकालना है। जैसे आपने किसी एक के लिए किया था ना कि इसी चालक का आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके ऊपर क्या बल का प्रभाव दे रहा है, उसी तरह इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र का बल इस पे भी लगेगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र का बल इस पे भी लगेगा। इसलिए हम 1 बाय 1 इस डेरिवेशन को करते हैं। जैसे कि पहला है कि चालक AB का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, AB का चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर, अब चालक है ना, सीधे तार की लंबाई मतलब μ04 पाई क्या होता है 2I/D होता है, मतलब दूरी होती है। दूसरे वाले बिंदु से हमने एक डेरिवेशन कर रखे है ऐसे कि चालक से यहाँ उसके बीच की दूरी होती थी R। ठीक है, और उस बिंदु पर ज्ञात करते थे तो R रहता था और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा रहती थी। ठीक है, जो चालक के अंदर, तो यहाँ पर जो चालक के अंदर प्रवाहित धारा हो रही है वो I1 है और इससे इसकी दूरी हमें जिस बिंदु पर नहीं, हमें इस पूरे चालक पर ही ज्ञात करना है इसका बल, तो इसका वैल्यू रखेंगे हम D, जितनी भी दूरी पर ये इससे है। ठीक है, तो 2I/D है जो कि पिछले डेरिवेशन से आया है। अब हम देखेंगे कि चालक, अब देखिए इसके चुंबकीय क्षेत्र का बल किस पे लगेगा, इस चालक CD पे, तो चालक AB के कारण चालक CD पर AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये ऐड करना मत भूलना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक CD पर लगने वाला बल, चालक CD पे कौन सा बल लग रहा है, तो F बराबर हमने देखा था BI/L sin थीटा होता है। अब देखिए B कौन सा
चालक AB का चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि B1 लगेगा। AB के चुंबकीय क्षेत्र को हम B1 कहेंगे और CD के चुंबकीय क्षेत्र को हम B2 कहते हैं। तो B1 हो गया। I कौन सी, जो इस चालक में प्रवाहित हो रही है धारा। अभी हमने देखा था ना कि चुंबकीय क्षेत्र प्लस I जो हम लिखते थे सूत्र में, वो कौन है, जो इस चालक में ही प्रवाहित हो रही है। तो हम इसका बल, इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पे निकाल रहे हैं। तो धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, इस चालक की प्रवाहित हो रही है, यानी कि हम लिखेंगे I2। ठीक है, L मतलब चालक की लंबाई और साइन थीटा। अब यहाँ से B1 का मान आप रखिए μ0 4 पाई 2I1 d I2L साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसमें प्रवाहित धारा की दिशा दोनों एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। तो सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो F1 इक्वल टू μ0 4 पाई 2I1 I2 dl। ठीक है, ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। अब यही चीज़ आप दूसरे के लिए करेंगे। दूसरे के लिए कैसे, कि चालक CD पर चुंबकीय क्षेत्र, CD का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B2 होगा। सूत्र क्या होगा, चालक सेम है μ0 4 पाई 2, लेकिन इसके अंदर प्रवाहित धारा I2 है और इससे पहले वाले पास वाले की दूरी है D। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, चालक, अब देखिए इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव इस पे पड़ेगा, मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल इस पे भी लगेगा। ठीक है, ये जो फैला हुआ है तो इसके अंदर है, इसी के रेंज में, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण इस पर बल लगेगा। तो चालक CD के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चालक CD के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक AB पर बल कितना होगा, F2 इक्वल टू कितना होता है, BIL साइन थीटा होता है। अब B यानी चुंबकीय क्षेत्र चालक CD का है और किस पे निकाल रहे हो आप, AB पर, तो AB की करंट है I1 और L है। अब देखिए F2 है, यहाँ से B2 का मान आप ऊपर से ले लीजिए μ0 4 पाई 2I2 d, I बचा हुआ यहाँ से लिख लीजिए I1 L साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से थीटा अगेन 90 डिग्री है, तो साइन 90 1 होता है। तो F2 इक्वल टू μ0 4 पाई 2I1 I2 d इंटू L है। ठीक है, अब यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि समीकरण ये 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है कि F1 और F2 बराबर है, तो इसका एक कॉमन नाम हम दे देते हैं F, का मतलब होता है μ0 4 पाई 2I1 I2 L अपॉन D। ठीक है, ये हमने इसका कॉमन फोर्स निकाल लिया। अब देखिए इससे हमें क्या समझ आया कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या बल जो इस पर लग रहा है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव और बल का प्रभाव इस पे लग रहा है, वो दोनों ही बल बराबर निकले। बराबर निकले मतलब दोनों के बीच में लगने वाला बल ये होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये तो पूरे चालक पे है, लेकिन अगर मुझे चालक की इकाई लंबाई पर चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर पे कितना लगेगा या 1 मीटर पे कितना लगेगा, वैसे तो आपका डेरिवेशन यही खत्म हो जाता है, लेकिन इकाई लंबाई के लिए अगर आप लंबाई इकाई लेते हैं तो F इक्वल टू जो बल होगा वो क्या होगा, इस F1 F2 किसी को भी ले लीजिए, F2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। यानी कि जो पूरे लंबाई के लिए ले रखा है हमने, पूरे चालक की लंबाई के लिए रखा है, तो उसमें से पूरे जो भी वैल्यू है उसमें से पूरी लंबाई को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एकांक लंबाई का लिए पता चल जाएगा। एकांक लंबाई दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर हो या 1 mm हो, जो भी हो। ये पूरा वैल्यू लिखी और इसको L से डिवाइड करा, दैट मीन्स नीचे L लग जाएगा, L से L कैंसिल हो गया, तो फाइनली F इक्वल टू μ0 4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। ये दोनों चालक के मध्य लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो एक डेरिवेशन तो आपका ये हो गया कि किसी भी दो चालक के मध्य लगने वाले बल
का सूत्र ज्ञात किया हमने। ठीक है, अब हम एक और डेरिवेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी धारावाही कुंडली जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना या व्यंजक जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे एक चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र था उसका बल, दूसरा है दो चालक है और दोनों चालक क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल। अब हमने चालक सीधे वाले छोड़कर कुंडली बनाई और कुंडली को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, जैसे कि ये कुछ इस तरह से ये चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, और ये जो बल रेखा है इसमें हमने एक छोटा सा चालक बना दिया, ये कुंडली है। ठीक है, और ये जो चालक है ये इस पर हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो पहले बल आघूर्ण को फिर से समझिए। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई हैंडल है, साइकिल का हैंडल है, उसे हमें इस तरह घुमाना हो रहा है। ठीक है, इधर मोड़ना है, तो उस हैंडल से एक हाथ हमारा पीछे की तरफ खींचता है उस एक हैंडल को, दूसरे वाले को इस तरफ खींचता है, तब जाके ये रोटेट होता है। ठीक है, मतलब इधर वाला जो बल है वो इसको सपोर्ट करता है और इधर वाला बल इसको सपोर्ट करता है, तब जाकर कोई चीज़ रोटेट होती है। सिंपल। तो बल आघूर्ण मतलब क्या कि ये जो बल है, ऐसे बल जो बराबर और एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक ऐसा है तो दूसरा इधर है, तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण मतलब टाउ, जे का उल्टा सिंबल होता है टाउ। और क्या होता है, ये जो बल लग रहा है, ये भी बल और ये भी बल, ये दोनों बल आपस में बराबर है, तो इन दोनों में से किसी एक बल का परिमाण गुणित इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम लेते हैं L, इसे हम कहते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जितना बल काम करता है उस बल को कहते हैं बल आघूर्ण। लेकिन बल आघूर्ण में क्या अंतर है कि दो विपरीत बल और बराबर और विपरीत बल जो काम करते हैं उनमें से किसी एक बल और दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। ठीक है, अब देखिए ये कोई कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आने के कारण इस पे बल लग रहा है, और ये चूंकि एक सीधा वायर नहीं है, एक कुंडली है। ये कुंडली है तो ये क्या करेगी, रोटेट होगी, ये घूमेगी। ठीक है, मान लीजिए इसके घूमने के लिए जो ये अक्ष है ये वाली है। ठीक है, तो ये कैसे घूमेगी, ये पेन से बता रही हूँ मैं कि ये वाला हिस्सा उधर जाएगा उधर, और ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगी ऐसे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा। तो इसका सिंबल ये जो है 3D में, जैसे ये पेन है, अब ये पेन को मैं ऐसे नीचे इसके पीछे की तरफ ऐसे बना दूँ और इसको मैं ऐसे ऊपर बना दूँ। ठीक है, ये ऐसे 3D में रोटेट हो रही है ना, मतलब ये डायग्राम 2D है पर इसका रोटेशन तो 3D होगा। ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसा बना देती हूँ। ये एक्चुअल सीधी है, खड़ी लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। ठीक है, मतलब ऐसे जैसे ये पेन रखा है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। ठीक है, ये हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है और इसी तरह ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। तो दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका और इसका एंगल क्या है, थीटा है। तो ये F3 ये F4 दे देते हैं, और दो बल इसके इस अक्ष पे काम करेंगे, एक F1 और एक F2। ठीक है, अब सिंपल है। अब पहले समझिए कि ये P Q R S दे दिया नाम। ठीक, ये इसके अक्ष के तहत घूम रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर पे बल लगता है, चालक पे बल लगता है। तो ये कुंडली टोटल 4 चालक है, PQ, QR, RS और SP। ठीक है, तो इन चारों चालकों के ऊपर बल की जो गणना है वो हमने 4 भागों में बांट दी, F1, F2, F3, F4। अब उसमें से चालक SR के ऊपर जो बल लग रहा है वो है वेक्टर F1। ठीक है,
और PQ के ऊपर जो बल लग रहा है वो F2 है, जो कि अक्ष की दिशा में, ये अक्ष के ऊपर की दिशा में और ये अक्ष के नीचे की दिशा में, जिसका कोई फर्क इस कुंडली के घूर्णन पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कुंडली का अक्ष मान लीजिए ये है। अब मान लीजिए एक बल ऐसे लगाया जा रहा है और दूसरा बल ऐसे लगाया जा रहा है, तो ये कुंडली तो इस तरह से घूमेगी ना, कुंडली का घूमना ऐसा है, ठीक है, उससे अक्ष के ऊपर और नीचे लगने वाले बल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत है। ऐसे ही ये दोनों बल भी क्या है, जो इसको घुमाने के लिए परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 चारों बल की गणना करते हैं। पहला बल क्या होगा, इसके साथ हम देखेंगे कि बी एल, मतलब वेक्टर बी और एल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ एल ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, आर एस, वेक्टर आर एस। फिर इसको सरल करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर एस, सरल करेंगे तो क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो डॉट लगेगा, इनके केवल परिमाण लिखे जाएंगे और साइन थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह F2 की बात करते, F2 में ये वाला बल है, वेक्टर बी तो लग ही रहा है, क्रॉस ये वाला चालक लेंगे PQ, ठीक है। तो अब जो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर PQ, तो वेक्टर बी में हम केवल इसका परिमाण लेंगे और साइन थीटा लेंगे, ठीक है। तो अब हम F3 की बात करते हैं। F3 में आप देखिए कि ये बल कहाँ जा रहा है, ऐसे, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जा रहा है पीछे की तरफ, ठीक। अभी जो मैंने आपको समझाया ना ये कंसेप्ट को आप 3D में जमाइए कि ये वाली लाइन नीचे जा रही है और ये वाली लाइन ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर F3 क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस QR, तो इसको क्रॉस हटाएंगे तो B डॉट QR साइन थीटा, सिंस थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि B और QR के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, साथ में बल के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर B और QR की बात करते हैं तो ये QR और ये B की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है। तो F3 क्या हो जाएगा, B डॉट QR, ठीक है। और QR की लंबाई मान लो L है, अभी हम रख लेंगे उसको लास्ट में। F4 इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, SP, इसको सॉल्व करेंगे तो B डॉट SP साइन थीटा, अगेन थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाता है। तो फाइनली वेक्टर F कितना मिलेगा, B डॉट SP साइन 91 है, ठीक है। अब हमें पता है सिंस कि ये वाली जो लंबाई है, इस वाली लंबाई को हम L मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली लंबाई अगर L है और ये वाली चौड़ाई B मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई की अगर बात करें तो दोनों में SP, चूंकि QR और SP दोनों की लंबाई L है, तो F3 क्या हो जाएगा, B L, ठीक है। और F4 क्या हो जाएगा, B L, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है कि I यहाँ पर रहता है टर्म में, I मतलब इस चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, तो अब सब में I लिख लीजिए। ये बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, क्योंकि वेक्टर F क्या होता है मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि आपने देखा था BIL होता है, ठीक है, BIL साइन थीटा होता है, तो उसमें से I तो एज इट इज होता है और इस B को आप लिखते हैं वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L लिखते हैं, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला हम रखेंगे, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L, ब्रैकेट लगा दीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये ऐसे, और कोई डाउट हो तो आप फिर से पुराना डेरिवेशन देख सकते हैं। I, ठीक, यहाँ पर भी I रहेगा, यहाँ पर भी I रहेगा, यहाँ पर भी I रहेगा, I, और यहाँ पर भी I रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास IBL IBL, सिंपल। अब आप देखिए कि ये दोनों बराबर है, तो चूंकि हमें दिख रहा है कि F1 तथा वेक्टर F2 परिमाण में बराबर
तथा दिशा में विपरीत है, अतः इनका प्रभाव शून्य होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब दो बल बराबर और विपरीत है तो दोनों ही एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी इन दोनों का ही प्रभाव इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि बैलेंस फोर्स है, संतुलित अवस्था में, तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो बल काम करेगा कुंडली पर लगने वाले बल क्या होंगे? वो बल F3 तथा F4 होंगे, जो दिशा में विपरीत है, क्योंकि ये भी दिशा में विपरीत है, तथा आपको दिख ही रहा है कि परिमाण में क्या है? बराबर। परिमाण में बराबर है, परंतु अब आप कहोगे कि ये भी परिमाण में बराबर थे तो इसको तो शून्य कर दिया, क्योंकि ये तो अक्ष पर थे। अक्ष पर है तो कुंडली को अक्ष के ऊपर और नीचे की तरफ जोड़ देने पे ये थोड़ी घूमेगी। ये कब घूमेगी? इसके इस हिस्से पर और इस हिस्से पर बल लगेंगे तब घूमेगी, परंतु ये कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, इसलिए हम इसकी गणना करेंगे। और हमें तो घुमाने वाला बल बलागुण ही कहलाता है, इसलिए हमें इसी बल की जरूरत है, कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम F3 F4 को क्या लिख लें कि वेक्टर F3 या वेक्टर F4 की बात करें, जो कि वेक्टर F ही है। और वेक्टर F क्या है? दोनों बराबर है, यानी दोनों का मान रख लिया IBL। ठीक है, अब देखिए एक तो बल ये काम कर रहा है, लेकिन मुझे बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाउ इक्वल टू F इंटू L होता है, ये दोनों सिरों पे लगने वाला बल इंटू इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज की गणना कर लेते, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस पोजीशन में नहीं है, ये जो मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ ना बल को, तो यहाँ पर मैंने दोनों बल को कुछ इस तरीके से ले लिया है। ये F3, यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं हम R P, और इसके लंबवत कोई भी दूरी ले लेते या O ले लेते। ठीक है, SOR ले लेते हैं, यहाँ के बीच की दूरी। अब देखिए हमने ये जो हिस्सा था SOR, इनके बीच की मुझे लंबवत दूरी निकालनी है ना, इस F3 और F4 के बीच की, तो ये चौड़ाई चाहिए जो कि ये रहेगी। ठीक है, SR, ये चौड़ाई जो होगी वो क्या होगी? नॉर्मली कुंडली को अगर सीधा रखिए तो ये R और ये S है। ठीक है, और दो बल इसके, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है, एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इनके बीच की जो चौड़ाई है ये तो यही वाली मिलेगी, B वाली, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ B। लेकिन मुझे लंबवत दूरी चाहिए, तो देखिए अभी जो हैंडल का एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कुंडली ऐसी है, एक ऐसे और एक ऐसी है, तो लंबवत दूरी तो इनके बीच की निकलेगी, और इसके बीच के निकालने के लिए आपको ये वाली दूरी चाहिए जो कि एक लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये क्या बन जाएगा? सॉरी थीटा ये है, तो यहाँ पर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो सेम वो चीज़ हम करेंगे, थीटा यहाँ दे देंगे, 90 डिग्री यहाँ दे देंगे, तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेनियस, और ये बन गया बेस। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से हम रखेंगे कि त्रिभुज SOR में साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। ठीक है, ये दूरी आपकी रहेगी L। ठीक, दोनों के बीच की, जैसे कि ये आपने इसको हाइपोटेनियस मान लिया ना इस दूरी को, तो ये आपकी छोटी दूरी रहेगी L। तो क्या होगा? L और H को हम रख देंगे B, तो L का मान क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप टाउ इक्वल टू, बल का मान तो अभी आपने निकाला BIL होता है, और L का मान होगा, ये L का मान होगा B साइन थीटा होगा। अब टाउ इक्वल टू BIL B साइन थीटा, तो टाउ इक्वल टू यहाँ से L और B, ये दोनों क्या है? ये कुंडली की लंबाई और चौड़ाई है, ये लंबाई और चौड़ाई है, यानी कि इसे हम जानते हैं कि चूंकि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? A, यानी कि क्षेत्रफल होता है। किसका? कुंडली का। ऐसे तो आप यहाँ तक सिद्ध कर चुके हो, पर आपको और लंबा इसको करना है तो आप क्षेत्रफल के रूप में आंसर दे सकते हो BIA साइन थीटा।
अब टाउ इक्वल टू आई एज इट इज, लेकिन बी और ए के बीच में क्या दिख रहा है आपको, साइन थीटा दिख रहा है, तो आप इसको अपने वेक्टर फॉर्म में अगर बल आघूर्ण निकालते तो आई एज इट इज रहेगा और इसका उत्तर आप ला सकते हो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ तक आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था। इसके अलावा हमारा बस एक डेरिवेशन और बचा है इस चैप्टर में, शंट के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी थ्योरी में मैंने आपको गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड कर दिया है, जो बुक से भेजा है मैंने, तो आप उसे रीड भी करिए, नोट्स में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेशन में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शंट वाला बचा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।